और उत्सर्जन तंत्र है, जिससे कि हमारा वेस्ट भोजन निकल जाता है, वेस्ट शरीर के अंदर जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं निकल जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ये हमारा पाचन तंत्र। हाँ जी। यस मैम। उसके बाद हमने पढ़ा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है? एक जो हमारे शरीर में एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक शरीर में, पूरे शरीर में जो हमारे पोषक तत्वों, हमारी आहार, हमारे रक्त लेकर जाता है, वो है हमारा रक्त। हमने उसके विषय में पढ़ा, जिस यानी कि परिसंचरण तंत्र यानी कि परिवहन तंत्र। और इसमें हमने पढ़ा दो, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें इसमें जो हार्ट तक हमारे खून को लेके जाता है और हार्ट से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी के अंदर सारे शरीर के ऊतकों, नलियों, आर्टरीज और वेसल्स के अंदर वो ब्लड को पहुंचाता है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। सांस लेने वाले ऑर्गन्स जो हैं हमारे, उनमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं जिन जिन से हम सांस लेते हैं? बताइए, श्वास लेने वाले हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नाक हुआ मैम, फेफड़े। हाँ, लंग्स और हमारे नाक और श्वास नलियां जो है हमारे, यस मैम। और हमारे इसोफेगस। फेफड़े। जी हाँ, जी। अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो इसके अंदर इससे संबंधित रोग हम पढ़ेंगे। इससे संबंधित रोग जो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि जब भी हमारे श्वास नलिकाएं, हमारे फेफड़े अवरुद्ध होते हैं, उनमें कोई भी इंफेक्शन होता है, कोई भी जीवाणु, विषाणु, कोई किसी का भी उस पर खतरा होता है, तो उसके कारण होने वाले रोगों के विषय में हम पढ़ेंगे। फिर पहले हमने पढ़ा था खून से होने वाले हमारे जो परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर खून ना पहुंचे तो कैंसर जैसी बीमारियां। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र से होने वाले रोग। तो श्वसन तंत्र के अंदर फेफड़े और श्वास नलियां आती हैं। अब इसके विषय में पढ़ेंगे और फिर हम इस पर जो डिस्कस करना होगा उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम। अच्छा। श्वसन संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारक उपाय। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अपने सांस लेने को गंभीरता से नहीं लेते और पूरी तरह से इस बात की सराहना नहीं करते कि फेफड़े हमारे जीवन के लिए आवश्यक अंग है। लेकिन जब हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब हमें पता चलता है कि सांस लेने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह दर्दनाक वास्तविकता है कि यह एक ऐसी स्थिति जो दुनिया की हर कोने में हर उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। फेफड़े के रोग लाखों को मारते हैं और लाखों को पीड़ित करते हैं। हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हर जगह है और वे कम उम्र के में शुरू होते हैं और जब हम सबसे ज्यादा चपेट में आने वाले होते हैं। सौभाग्य से इनमें से कई खतरे टालने योग्य हैं और उनका उपचार किया जा सकता है। उसी सक्रियता दिखाकर हम खुद को कई लोगों को बचा सकते हैं। श्वसन रोग एक भारी स्वास्थ्य बोझ का कारण बनता है। यह अनुमान है कि दुनिया भर में 225 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। 200 मिलियन से अधिक लोगों का पुराने बाधाकारी फेफड़ा संबंधी रोग तो है। 65 मिलियन मध्यम से गंभीर सीओपीडी से पीड़ित हैं। 1 से 6% वयस्क आबादी यानी कि 100 मिलियन से अधिक लोग नींद की अवस्थित सांस लेने का विकार। 9.6 मिलियन लोग प्रतिवर्ष तपेदिक से पीड़ित होते हैं। लाखों फेफड़ा संबंधी उच्च रक्तचाप के साथ जीते हैं और 50 मिलियन से अधिक लोग कार्यस्थल में होने वाले फेफड़ों की बीमारियों से जूझते हैं। कुल 1 अरब से अधिक लोग पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। बायोमास ईंधन की खपत के विषाक्त प्रभाव से कम 2 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं आते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 मिलियन लोग पुरानी सांस की बीमारी के समय से पहले मर जाते हैं। भारत में परिस्थिति उतनी ही चिंताजनक है।
वर्तमान में भारत में कुछ शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से है और हम इसका पूरा प्रभाव देख रहे हैं। असम में सिगरेट पीने का प्रचलन बहुत अधिक है और बढ़ते प्रदूषण से कई श्वसन रोग हो रहे हैं। ये बायोमास ईंधन क्या है? आपने अ, पढ़ा बायोमास ईंधन? लकड़ी को जलाना या लकड़ी, पेड़ पौधे, पशुओं जी का जो कचरा होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बायोमास ईंधन कहते हैं। जैसे गोबर गैस होती है, लकड़ी है, ये लकड़ी का बुरादा, लकड़ी के टुकड़े, जो उनको जलाने से जो धुआं निकलता है धुआं वो भी जी नुकसान करता है। धुआं जी हाँ, वो नुकसान, क्योंकि वो हमारे हमारे श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। अगर आसपास पेड़ पौधे हैं तो उनसे ऑक्सीजन वगैरह मिलती है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता रहता है, वो उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। उससे तो वातावरण साफ रहता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं, आसपास पेड़ पौधे कम हैं या नहीं है, और हम इस तरह का बायोमास ईंधन जलाते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और श्वसन तंत्र के, श्वसन क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया। हम सांस के जरिए जो भी, अगर स्वच्छ सांस लेते हैं या उसके जरिए हमें कोई भी कीटाणु, कोई भी बीमारी अगर हमारे श्वास के जरिए जाती है, तो सीधा वो हमारे फेफड़ों और हमारी श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे निमोनिया है, दमा है, और ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों का कैंसर है, लंग्स कैंसर है, ये काफी सारी चीजें, बहुत, टीबी है, ये हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। सिर्फ श्वास को स्वच्छ रखना, उसको हम कैसे रख सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हमें कोई महंगी महंगी दवाएं खाएं या कुछ खाएं। बस कुछ समय एक प्राणायाम करना और गहरी श्वास को लेना। एक प्राणायाम करना हमारे शरीर को ऑक्सीजन देता है, और जो जिसमें कुछ भी पैसा नहीं लगना, बस हमारी अवेयरनेस है कि हमें एक प्राणायाम रोज करना चाहिए, जिससे हमारे श्वसन से संबंधित बीमारियां ठीक रहती हैं, और इसके साथ साथ और भी हमारा ब्लड भी हमारा स्वच्छ रहता है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। जब हम श्वसन रोगों के लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो खांसी, सांस में की तकलीफ, सीने में दर्द, हेमोपेटाइसिस जैसे मलगम में खून आना प्रमुख लक्षण है। खांसी लंबे समय तक बलगम और कभी-कभी बलगम में खून के साथ भी मौजूद हो सकती है। थूक में रक्त की उपस्थिति एक अशुभ संकेत है। रोगों की ठीक से जांच की जानी चाहिए। अस्थमा के रोगी में आमतौर पर कफ के साथ बलगम मौजूद होता है और साथ ही मौसम के बदलाव के साथ वह बदलता रहता है। सीओपीडी के रोगी में कफ के साथ बलगम मौजूद होता है जिसमें जल्दी थकावट हो जाती है और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यदि इसका ठीक से इलाज न किया जाए तो तपेदिक एक बहुत ही आम बीमारी है और रोगी आमतौर पर खांसी, बलगम में खून आने, वजन घटने और अन्य कई लक्षणों से पीड़ित होते हैं। फेफड़ों का कैंसर वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं दोनों में दूसरा सबसे आम कैंसर है। सिगरेट धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है। धूम्रपान न करने वालों में या रेडोन के संपर्क में आने, वायु प्रदूषण, एस्बेस्टस के संपर्क में आने आदि के कारण विकसित हो जाता सकता है। फेफड़े के कैंसर के रोगी आमतौर पर खांसी, बलगम में खून आने, वजन घटने, फुफ्फुस गुदा में दर्द में जमा होने, संचय आदि से प्रभावित होते हैं। रोग का निदान आमतौर पर मुश्किल होता है अगर मरीज अपनी बीमारी के अंतिम चरण में होते हैं। होते हैं। फुफ्फुस गुहा माने हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, जो हमारे हृदय से स्वच्छ ऑक्सीजन वाले रक्त को लेकर हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती है। अगर वही इन्फेक्टेड हो जाती है तो पूरे शरीर को नुकसान होता है, क्योंकि खून जो है, स्वच्छ खून नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमारे फेफड़ों का कैंसर होता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। जी, तो यह कहना समझदारी है कि अगर किसी भी मरीज के ये लक्षण है तो उन्हें फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। इनमें से कई रोगियों को छाती के एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, फुफ्फुस बायोप्सी, पोलिसोग्मोग्राफी
इनकी नींद की बीमारी वाले रोगियों के लिए और कई अन्य उन्नत जांचों की आवश्यकता होती है। सामान्य चिकित्सकों को अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में सांस की बीमारियों के बहुत सारे मामले मिलते हैं। जब एक मरीज अक्सर उत्तेजना के साथ सीओपीडी, गंभीर अस्थमा, आईएलडी, एक्सरे में टीबी आदि की संभावना होने, लेकिन मलगम जांच से नकारात्मक होने या ठीक न होने वाले निमोनिया से पीड़ित हो तो इन मामलों को एक फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ को मिलना चाहिए। अंतिम बताए दो स्थितियों को आगे के मूल्यांकन और अन्य उन्नत परीक्षणों के लिए ब्रोंकोस्कोपी की आवश्यकता होती है। निवारण के उपाय दुनिया भर में जी निमोनिया भी निमोनिया, अस्थमा और लंग्स कैंसर, ये हमारे श्वसन से संबंधित होने वाले रोग है। टीबी भी इसी के अंदर आता है। हाँ जी, आगे जी पढ़िए। मैम। निवारण के उपाय दुनिया भर में सांस की बीमारियों का सबसे महत्वपूर्ण कारण सिगरेट पीना है, इसलिए धूम्रपान बंद करना बेहद जरूरी है। आज की दुनिया में वायु प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, इसलिए फेस मास्क की उपयोग की भी ज्यादा सिफारिश की जाती है। कुछ रोगियों में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ खाने या ठंड के संपर्क में आने से अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। इस कारण उन रोगियों के लिए इस स्थिति से बचने का सुझाव दिया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर श्वसन रोगों से समाज में गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इन रोगों के उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए सभी चिकित्सक समुदाय और समाज में प्रयास की आवश्यकता होती है। श्वसन पथ में संक्रमण आरटीआई साइनस, गले, वायुमार्ग या फेफड़ों के संक्रमण है। ये आमतौर पर वायरस के कारण होते हैं, लेकिन यह कभी-कभी बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं। श्वसन पथ में संक्रमण को मुख्य कारण माना जाता है, जिसकी वजह से लोग अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलते हैं, और सबसे व्यापक श्वसन पथ संक्रमण सर्दी जुकाम है। और ये सबसे जल्दी फैलता है क्योंकि जी श्वास के द्वारा रोग होते हैं ये, और ये तुरंत एक से दूसरे की तरफ फैलते हैं। हाँ हाँ जब एक बार चिकनगुनिया हाँ जी, जब एक बार चिकनगुनिया फैला था तब सबसे ज्यादा लंग्स के मरीज आए थे, जिनको लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स में स्वेलिंग और अस्थमा जैसे अटैक पड़े थे। तो वो सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर उसने अटैक किया था, जो वायरस था ये चिकनगुनिया वाला। बट मैम चिकनगुनिया से तो जॉइंट पेन हुआ था बहुत ज्यादा, ज्वाइंट सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। ज्वाइंट पेन था, लेकिन जब मैंने देखा था कि काफी सारे लोगों को, जैसे जिनको जुकाम वगैरह रहता था ना, हल्का सा भी जुकाम जैसे रहता है कई लोगों को, या खांसी भी ज्यादा रहती है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनमें लंग्स के अंदर उनमें पानी भर गया, और उनको रात को जैसे सो रहे हैं तो वो सो नहीं पाते थे, सांस लेने की दिक्कत थी। और जब टेस्ट वगैरह करवाए तो उनका पता चला कि चिकनगुनिया के बुखार के कारण। ज्वाइंट पेन तो था ही, ज्वाइंट पेन तो साफ जो लक्षण दिख रहे थे वो ज्वाइंट पेन के, लेकिन साथ साथ में सांस लेने वाले भी रोगी मरीज बहुत आए थे। लेकिन मुझे हुआ मैम, मैं स्कूल गई बिल्कुल ठीक, जब मैं लौटी तो मेरे हर एक जॉइंट्स, मतलब फिंगर जॉइंट, हर एक जॉइंट मतलब मुड़ नहीं पा रहे थे। हाँ, बहुत दर्द, और मतलब हाँ, बहुत ही ज्यादा फीवर। दर्द, बहुत ही ज्यादा दर्द, तेज बुखार। जी और जी। जैसे ये बुखार 5 दिन से ज्यादा हुआ, सीधा लंग्स के अंदर इन्फेक्शन, पानी भरना। अब उसके लिए बस डॉक्टर ने मेडिसिन देने के साथ साथ बोला कि जितना तुम लिक्विड इन करोगे और फिर एग्जिट हाँ करो होगा हाँ यूरिन के थ्रू, उतना ही रिकवरी जल्दी होगी। हाँ, जो टॉक्सिन्स हैं वो जो निकल जाएंगे। जी जी लेकिन जी। इसमें चिकनगुनिया में बहुत सारे, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इससे तो ज्वाइंट्स पेन था, यही देखने में आया कि ज्वाइंट्स पेन सबसे ज्यादा हो रहा है। पर अभी तक होता है ना। लंग्स के भी बहुत ज्यादा मरीज आए थे कि जिनको 5-6 दिन से ज्यादा बुखार है, उनके लंग्स में पानी भर गया, और हम्म जैसे वो सोने लगते हैं उनको सांस, कह रहे हमें खींच खींच के सांस लेना पड़ रहा था, हम्म। सांस नहीं आ रहा था सोते समय। और कितना मुश्किल होता है, जो सो ही नहीं पाता इंसान, सोते समय सांस लेना ही बिल्कुल मुश्किल। बिल्कुल। पढ़ेंगे आगे। दमा फेफड़ों में उत्पन्न श्वसन अवस्था को की वजह से होता है। दमा सामान्य श्वास को प्रभावित करता है। दमा के रोगी
के लिए नियमित से शारीरिक गतिविधियां कठिन या असंभव हो जाती हैं। अगर सही इलाज में देरी हो जाए तो दमा जानलेवा भी हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण जैसे कारकों के कारण दमा जैसे श्वसन रोग चिंताजनक रूप से फैलते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में लगभग 20 मिलियन दमा रोगी हैं। दमा का प्रहार आमतौर पर 5 से 10 साल के बीच के बच्चों में भी होता है। श्वसन के दौरान जिस हवा से में हम सांस लेते हैं वह नाक, गले, फेफड़ों जैसे होती है। दमा तब होता है जब वायु पथ फेफड़ों तक बढ़ जाता है और आसपास की मांसपेशियों को कसने लगता लगता है। है। इससे मलगम बनता है और जिससे वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जो आगे फेफड़ों की में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है। इसके फलस्वरूप दमा दौरा की में खांसी आ जाती आदि होती है। दमा हमारी के जो लक्षण हमारी जो जी। श्वास नली है वो ज्यादा फैल जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो दूषित हवा है या जो जिससे हम सांस ले रहे हैं, जो हम वो हवा है, उसके कारण हमारा बलगम जो है, तरल पदार्थ, जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, वो उन श्वास नलियों में भर जाता है, जिसके कारण हम सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस करते हैं और हमारे फेफड़ों को उचित ऑक्सीजन या नहीं मिल पाता है, जिसके कारण खांसी आती है एकदम से। जब भी देखो कुछ गले में फंस जाता है तो खांसी आती है। शरीर उसको अपने आप ठीक करता है, खांस के वो निकल जाए या फिर वॉमिट हो जाए या फिर शरीर के अंदर चला जाए, फेफड़ों तक ना फंसा रहे। तो खांसी बहुत ज्यादा आती है, जब तक कफ नहीं निकल जाता तब तक मरीज को चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, और फिर ये प्रक्रिया काफी लंबी हो जाए, एक एक दो दो मिनट तक लगातार खांसी आती है। कफ साफ नहीं होता, जब तक वो श्वास नलियां साफ नहीं होती तब तक उसको ऐसा ही होता रहता है। और कई बार क्या होता है, देर से खांसी का दौरा देर तक पड़ने पे श्वास नहीं जाने के कारण भी मरीज की मौत हो जाती है। तो दमा बहुत खतरनाक बताया गया है। दमा के लक्षण खांसी विशेष रूप से रात के समय, हंसी या सांस लेते वक्त होना, घरघराहट, सांस लेते समय सीटी जैसा आवाज निकलना, सांस की तकलीफ और छाती की जकड़न महसूस होना, थका थकावट, थकान का एहसास होना। विभिन्न प्रकार के दमा के लक्षण अलग अलग होते हैं। उपरोक्त लक्षणों के लगातार संकेतों से इशारा मिलता है कि चिकित्सक से मिलना आवश्यक है। जितनी जल्दी मिले उतना ही बेहतर होगा। दमा के प्रकार: लघु अथवा सूक्ष्म श्वसन नलियों संबंधी दमा एक तरह का ज्यादा पाए जाने वाला सामान्य प्रकार का दमा है। यह फेफड़ों में मुख्य वायुमार्ग को प्रभावित करता है। अन्य प्रकार के दमा में बाल्यावस्था में हुआ दमा, वयस्क अवस्था में शुरू हुआ दमा, एलर्जी दमा, रात्रि संबंधी दमा आदि शामिल है। कारण: चूंकि अभी तक चिकित्सा विज्ञान में दमा के किसी एक कारण को चिन्हित नहीं किया गया है, इस पर हुए जांच कुछ प्रमुख संदिग्धों को की ओर इशारा करते हैं, जैसे अनुवांशिकी। दम्मा से ग्रसित माता पिता के बच्चों को दम्मा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मौसमी संक्रमण: जिन लोगों को बचपन से वायरल संक्रमण का खतरा होता है उन्हें दम्मा होने का खतरा अधिक होता है। जिन बच्चों को निमोनिया ज्यादा होता है उन लोगों को भी दमा होने का खतरा रहता है। तो इसलिए 10, 11, 12 साल तक उनका जिन बच्चों को बचपन से निमोनिया होता है, अगर छोटे बच्चों को निमोनिया तो वो 5 साल तक उनको बहुत परेशान करता ही करता है। और उसके बाद भी अगर उनका ध्यान ना रखा जाए, निमोनिया होता रहता है या जरा जरा सा मौसम बदलने के साथ ही खांसी जुकाम होता है, तो ऐसे बच्चों की बहुत केयर करनी चाहिए, नहीं तो 15-16 साल तक होते हैं उनमें दमा के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। मैम दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। आ गया। आरोग्य शास्त्र की परिकल्पना: अहितकार जीवाणु के पर्याप्त रूप से संपर्क में नहीं आने की वजह से शिशुओं में कमजोर प्रतिरोधी स्थिति उत्पन्न होती है और जिस वजह से बाद के वर्षों में बच्चा दम्मा की चपेट में आ जाते हैं। न सहने वाले पदार्थ से संपर्क: बार बार न सहने वाले पदार्थ शरीर में थोड़ी सूजन या अन्य असुविधा का कारण बनने वाले
पदार्थ के साथ नियमित संपर्क दमा को संभावना को बढ़ाते हैं। सहने वाले अस्थमा पदार्थ कौन से? जैसे खांसी वाले बच्चों को, निमोनिया वाले बच्चों को दही खिलाना और ठंडी चीजें देना, बर्फ या ठंडा पानी या फिर ज्यादा चिकनाई वाली चीजें देना, ये इनको बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता और उनको सबसे ज्यादा नुकसान पड़ता है। या फिर किसी चीज से एलर्जी, किसी खास खुशबू या किसी खास स्मेल से एलर्जी, धूल मिट्टी से एलर्जी, ये भी दमा का कारण बनते हैं। जी, अस्थमा का कारण विशिष्ट स्थिति और वातावरण दमा के लक्षणों को बढ़ा या खराब कर सकते हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे संक्रमण, जुकाम और फेफड़ों की सूजन का होना बढ़ी हुई कार्यकलाप श्वसन को अधिक कठिन बना सकती है। दमा के रोगी रासायनिक धुएं, मजबूत गंध, धुएं और इसी तरह के उत्तेजक पदार्थ के प्रति संवेदनशील होते हैं। मुश्किल मौसम की स्थिति में जैसे उच्च आर्द्रता या ठंडा मौसम होना, जोर से हंसना, चिल्लाना और कोई भी भावनात्मक विस्फोट जो सांस लेने की दर को बढ़ाता है। दमा के निदान, किसी भी प्रकार की जांच दमा का पता नहीं लगाती। कई प्रकार के मापदंड निर्धारित करते हैं कि क्या दमा श्वसन समस्याओं की वजह से है। पारिवारिक चिकित्सा इतिहास, श्वास विकार वाले परिवार के सदस्यों के वजह से परिवार के अन्य सदस्यों में दमा की संभावनाएं बढ़ सकती है। शारीरिक परीक्षण, चिकित्सक श्वसन जांच के लिए आला स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। पीतिया, एक्जिमा जैसी एलर्जी प्रतिक्रियाओं की वजह से त्वचा की जांच करते हैं। एलर्जी से दमा का खतरा बढ़ जाता है। श्वास परीक्षण, फेफड़ों के अंदर या बाहर वायु प्रवाह को मापने के लिए फुफ्फुस संबंधी कार्य प्रणाली की जांच जैसे की स्पिरोमेट्री किया जाता है। ये एक प्रकार का टेस्ट है, जी। स्पिरोमेट्री। उपचार उपचार विभिन्न प्रकार के दमा के इलाज में श्वास व्यायाम, प्राथमिक चिकित्सा या बचाव और दमा नियंत्रित दवाएं दीर्घकालिक है उपचार है। रोगी की वायु चिकित्सा इतिहास इत्यादि पर विचार करने के बाद चिकित्सक दमा के प्रकार को जान के उचित उपचार का फैसला करते हैं। श्वसन व्यायाम से फेफड़ों के अंदर और बाहर वायु प्रवाह बढ़ता है, जिससे दमा की समस्याओं को बेअसर कर दिया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा उपचार या बचाव, दमा के दौरे के दौरान उपयोग की जाने वाली त्वरित राहत प्रदान करने वाली दवाएं हैं। विकल्पों के बचाव हेतु सांस लेने वाला यंत्र और तरल पदार्थ को सूक्ष्म कणों के में बदलने वाला यंत्र, नेबुलाइजर हो तने गया, इनहेलर हाँ जो दमा होता है हाँ जिनको वो इनहेलर लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जी। वो ये है तने हुए फेफड़ों की मांसपेशियों को आराम करने के लिए। सूजन रोधी दवाएं शामिल हैं। यदि उपरोक्त उपचार का उपयोग करने के बाद भी दमा के लक्षण 20 मिनट से अधिक समय तक जारी रहे तो तुरंत चिकित्सा की सहायता लें। लंबे समय तक दमा को नियंत्रण में करने के लिए दवाओं का खुराक हर रोज का होता है। उन्हें सालों तक लेने की जरूरत होती है ताकि दमा नियंत्रण में रहे। दमा की रोकथाम पढ़ो। हाँ हाँ, पढ़ते रहिए। उन रसायनों और उत्पादों की दूरी बनाए रखें जो पहले सांस लेने की समस्या का कारण रहे। धूल या मोल्ड जैसे एलर्जी से दूर रहे। एलर्जी रोधी दवा से जो दमा के कारणों के खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये दमा जो है हमारे फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है, जिससे हमारी श्वास नलिकाएं सूज जाती हैं और जिसमें एक तरल गाढ़ा सा पदार्थ जमा हो जाता है, बलगम, जो हमारे फेफड़ों के और श्वास लेने की नलिका को अवरुद्ध कर देता है। इससे ये किसी से भी हो, कैसे भी हो सकता है, किसी एलर्जी से भी हो सकता है, ज्यादा दिन तक बच्चों को निमोनिया रहता है उससे भी दमा हो जाता है, या किसी दवाई की एलर्जी से भी होता है। लंबे समय तक बच्चे अगर कोई दवाई खाते हैं
तो उससे बार बार खांसी, उससे बार बार उसके फेफड़े भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि दमे होने वाली जैसी बीमारी हो सकती है। लंबे समय तक निमोनिया रहना, और ये भी है दमा का एक बहुत बड़ा कारण है। जी, वातस्फीति। वातस्फीति एक फेफड़े की बीमारी है जो अक्सर धूम्रपान की लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। एक बार वातस्फीति विकसित हो जाने के बाद उसे उल्टा नहीं किया जा सकता। यह एल्वियोली को प्रभावित करता है, जो फेफड़ों में वायु की थैली होती है, क्योंकि हवा की थैली कमजोर हो सक जाती है और अंततः टूट जाती है। फेफड़ों का सतह क्षेत्र और रक्त प्रवाह के में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खासकर व्यायाम के दौरान। वातस्फीति के परिणाम स्वरूप फेफड़े अपना लचीलापन खो देते हैं। वातस्फीति एक के रूप में वर्गीकृत दो सबसे प्रचलित स्थितियों में से एक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रिक पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अन्य प्राथमिक सीओपीडी स्थिति है। चूंकि वातस्फीति एक अपरिवर्तनीय बीमारी है, चिकित्सा इसके विकास के क्रम को धीमा करने और लक्षण को कम करने पर केंद्रित है। कि यानी कि अभी ये तक इस बीमारी जा नहीं सकती एक जा बार। नहीं सकती। हाँ, इसका कितना भी अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, बस इसको या तो उसके लक्षणों को कम कर सकते हैं, या इसको बीमारी को थोड़ा स्लो कर देती है, थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं करते कर सकते। कोई भी अभी तक ऐसा रिसर्च नहीं हुआ। ये फेफड़ों की एक बीमारी है। जैसे जो हमारी ये हमारी एल्वोलरी होती है, पल्मोनरी डिजीज, जो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है हमारी, जो फेफड़ों से हृदय तक स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर आती है साफ करके, वो इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण हमारे हृदय तक भी साफ खून नहीं पहुंच पाता, और हमारे फेफड़ों को भी श्वास लेने में दिक्कत, उन तक भी स्वच्छ वायु नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह की हमें दिक्कत होती है, वातस्फीति जैसी बीमारी होती है। ये स्मोकिंग जो लोग करते हैं, ज्यादा देर तक स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करते करते जिन लोगों को अक्सर खांसी आती है, उन लोगों को इस तरह की बीमारी होती है। ये डायग्राम बना रखा है जो हमारे हेल्दी एल्वोली होती है, इसको देखो जरा अच्छे से। और नॉर्मल एल्वोली होती है, ये ऐसी होती है, और जो बीमार होती है, डिस्ट्रॉय होती है, इसके अंदर छोटे छोटे से ये ये बढ़ होल जाते हैं आगे, बढ़ होल जाते बड़े हैं हो हॉल। गए, हाँ, हॉल बड़े हो अवरुद्ध कर जाते हैं। दिया इन्होंने। हाँ, हॉल बड़े हो जाते हैं। हम्म। वातस्फीति के लक्षण। लक्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो सकते हैं। फुफ्फुसीय वातस्फीति के सबसे सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। तेजी से सांस लेने, थूक उत्पादन, सांस की तकलीफ, खांसी, गड़गड़ाहट। अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं चिंता, नींद की समस्या, पैरों में सूजन, अत्यधिक थकान, हृदय की समस्या, डिप्रेशन, फेफड़ों की अति मुद्रास्फीति और वजन में कमी। हम्म जब सांस लेने में दिक्कत होती है, तो फिर क्या होता है, एक चिंता भी रहती है, शरीर जो अपने आप रिएक्ट करता है। छोटी छोटी बात पर टेंशन आती है, छोटी छोटी बातों को तनाव हमारे मन में आता है, और उसके बाद जब श्वास लेने में दिक्कत होगी, तो फिर नींद भी अच्छी नहीं आएगी। और जब नींद अच्छी नहीं आएगी, तो पूरा शरीर हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है, पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है अपने आप। और ज्यादातर थकान, थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद थकान, और हमें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत जल्दी थकना, तेज चलने पे सांस फूलना, और थोड़ी सीढ़ियां चलने पे सांस फूलना, और डिप्रेशन, डिप्रेशन जैसी परेशानी, और फेफड़ों की अति मुद्रास्फीति, मतलब फेफड़ों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। हम जरा सा भी काम करेंगे, बिल्कुल सांस अगर लेंगे तो जैसे खींच के सांस लेना, और अजीब सी घर सांस लेते समय अजीब सी घर घरहाट की आवाज, जो गहरी सांस, बहुत अजीब की जबरदस्ती सांस ली जा रही है, उस तरह की आवाज आती है। और फिर जब ये सब चीजें, हमारा शरीर जब ठीक नहीं होगा, तो हमारा वजन ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा।
हाँ जी। वातस्फीति के विकास की संभावना को बढ़ा सकते हैं कारक। सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक धूम्रपान है। वातस्फीति उन 75% लोगों को प्रभावित करती है जो धूम्रपान करते हैं या करते थे। पर्यावरण में या काम पर धूम्रपान, वायु प्रदूषण, रासायनिक धुएं और धूल जैसे विभिन्न फेफड़ों के परेशानियों के लिए लंबे समय तक संपर्क। सबसे प्रचलित जोखिम कारक एक उम्र है, क्योंकि वातस्फीति वाले अधिकांश व्यक्ति कम से कम 40 वर्ष के होते हैं जब लक्षण पहली बार दिखाई देते हैं। किसी अन्य व्यक्ति की सिगरेट, पाइप या सिगार के अनजाने में सूंघने वाले धुएं को सेकंड हैंड स्मोक के रूप में जाना जाता है, जिसे निष्क्रिय परिवेशी तंबाकू के धुएं के रूप में भी जाना जाता है। पुराने धुएं के संपर्क में आने से वातस्फीति विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। हीटिंग ईंधन के धुएं जैसे आंतरिक प्रदूषकों के साथ साथ ऑटोमोबाइल उत्सर्जन जैसे बाहरी प्रदूषकों को सांस लेना, उदाहरण के लिए आपके जोखिम को बढ़ाना है। फेफड़ों का कैंसर बढ़ाता है, फेफड़ों जटिलताएं। जो स्मोकिंग करते हैं सिर्फ उन्हें ही बीमारी नहीं होती, जो उनके आसपास लोग रहते हैं उन्हें भी उस धुएं से परेशानी होती है। और कोई मान लो कोई बच्चा है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो जो स्मोकिंग कर रहा है उसको अगर ज्यादा कोई परेशानी ना हो, लेकिन उस बच्चे को जरूर इस तरह की दिक्कत हो जाएगी, फेफड़ों की दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो स्मोकिंग करते हैं वो खुद तो बीमार होते हैं, अपने आसपास भी बीमारियां फैलाते हैं। जी, जटिलताएं। यदि वातस्फीति गंभीर हो जाती है या ठीक से इलाज नहीं किया जाता तो गंभीर परिणाम विकसित हो सकते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं निमोनिया, जो एक जीवाणु या वायरल संक्रमण है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। श्वसन पथ के रोग, न्यूमोथोरेक्स, जिससे फेफड़े और छाती गुहा के बीच हवा जमा हो जाती है, जिससे फेफड़ों का पतन हो जाता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसमें फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। आगे है मैम। फेफड़ों और छाती के बीच जो जगह होती है वहां पे हवा भर जाती है, क्योंकि श्वास तो ले रहे हैं लेकिन वो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पा रही। और जब वहां पे हवा का प्रेशर बढ़ता है तो वो फेफड़ों पर दबाव डालता है, जिसके कारण फेफड़ों को बहुत नुकसान होता है। और हम्म इसके बाद है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जिससे फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, एक ये बीमारी है। हम्म ठीक है, आगे है। हाइपोक्सियमिया, इसमें जिसमें फेफड़े रक्त को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाते। निवारण, हाँ वातस्फीति जी। का प्रमुख कारण धूम्रपान है, इसलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका धूम्रपान छोड़ना है। सेकंड हैंड धूम्रपान, वायु प्रदूषण, रासायनिक धुएं और धूल सभी फेफड़ों में जलन पैदा करने वाले हैं, जिनसे बचना चाहिए। निदान, आपका डॉक्टर आपकी पृष्ठभूमि और चिकित्सा के इतिहास के बारे में जानकारी एकत्र करके शुरू करेगा, जिसमें यह शामिल है कि क्या आप धूम्रपान करते हैं, क्या आप धूम्रपान करते हैं या हानिकारक गैसों या प्रदूषण वाले वातावरण में रहते हैं। वातस्फीति का विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है, जिनमें शामिल है एक्सरे और आपके फेफड़ों की जांच के लिए सीटी स्कैन, आपके रक्त का परीक्षण यह देखने के लिए कि आपके फेफड़े कितनी अच्छी तरह ऑक्सीजन का परिवहन कर रहे हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री, यह निर्धारित करने के लिए कि आपके रक्त में कितनी ऑक्सीजन है। फेफड़े के कार्य परीक्षण, यह निर्धारित करने के लिए कि आपके फेफड़े में कितनी हवा पकड़ सकते हैं और वे आपके रक्त प्रवाह की कितनी अच्छी तरह ऑक्सीजन ले जाते हैं। धमनी रक्त गैस, यह निर्धारित करने के लिए कि आपके रक्त में कितना रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड है। हृदय की कार्यप्रणाली की जांच करने और हृदय संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी की सिफारिश की जा सकती है। टेस्ट दिए गए हैं जिससे कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, फेफड़े ऑक्सीजन को कितना हमारे शरीर के अंदर पहुंचाते हैं और हमारे रक्त में कितना ऑक्सीजन है, या फेफड़े ऑक्सीजन को कितना ज्यादा हमारे रक्त पूरे शरीर को ऑब्जर्व कर पाते हैं, खींच लेते हैं, हमारे बाहर जो हम श्वास लेते हैं उससे फेफड़े ऑक्सीजन कितना ग्रहण करते हैं। और ये सारे जो है ईसीजी वगैरह ये सारे हमारे फेफड़ों के टेस्ट करने के लिए सारे हमारे उसके अस्थमा के और हमारे जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड के अंदर उनको टेस्ट करने के लिए सारे टेस्ट हैं। ठीक है जी मैम। इलाज। चूंकि वातस्फीति समय के साथ खराब हो सकती है और इसका कोई इलाज नहीं है, चिकित्सा रोग की प्रगति को कम करने पर केंद्रित है। उपचार के प्रकार रोग की तीव्रता से चुना जाएगा। धूम्रपान छोड़ना। यदि आप जी ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जो इतना सिगरेट जो देखते हैं ना उस पे लिखा भी होता है कि ये भयंकर बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं छोड़ते, समझ नहीं आता। लेकिन ये कितनी खतरनाक है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है जिससे बट मैम ये मार्केट में आती क्यों है? वही ना, कोई भी चीज है ना, मतलब मार्केट में बहुत आती है हर चीज। देखो बहुत सारे चाइना के खिलौनों पे भी बैन लगा हुआ है, मार्केट में सब चीजें मिलती हैं, लेकिन सिर्फ कस्टमर के ऊपर बर्डन डाला जाता है कि आप मत खरीदो। उसके आएगी भी तो आसपास खरीदेंगे कैसे? हाँ, उसके पास आसपास लुभावनी चीजें होती है, बस कस्टमर पे बर्डन होता है कि आप मत लो। फिर भी तो इन सब चीजों को जान के एक अगर बायकॉट कर दे लोग तो हो सकता है कि कुछ और खुद ही समझना पड़ेगा। तो हम दूसरों को दोष दे सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। मार्केट में आप देखने जाओ बहुत सारी चीजें मिलती है, छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग, छोटे छोटे बच्चा नशा करते हुए घूमते हैं, किसी को रोक नहीं सकते बाहर। जी मैम। पता नहीं कहाँ कहाँ से वो नशे की चीजें ढूंढ लेते हैं, आयोडेक्स जैसी चीजों से नशे। मैं स्कूल में जाती थी तो मैं देखती थी बच्चों के लिए कि छोटे छोटे बच्चे जो अपना उससे वैसे घरों से आते हैं जिनके पेरेंट्स काम पर जाते हैं, मजदूर है जिनके पेरेंट्स, तो वो बच्चे एक आयोडेक्स की शीशी उनके बैगों में चेक किया तो छोटी एक आयोडेक्स की शीशी रखी होती थी। भाई क्या हुआ, चोट लगी है? हमें तो तब पता चला ये नशे में भी काम आती है। हाँ, बहुत 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 गहरा, बहुत भयंकर चाल है ये। जी। धूम्रपान छोड़ना। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ दें। अपने फेफड़ों की सुरक्षा के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वह है बदलाव करने के में काफी देर नहीं होती। आपका डॉक्टर आपके लिए धूम्रपान रोकने की सर्वोत्तम तकनीक निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकता है। तो जो है वो मार्केट में आने से नहीं रोक सकता, मरीज को बोल सकता है कि आप छोड़ दो बस। ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ, विरोधी भड़काऊ दवा, ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब इसकी मेडिसिन आती है? इसके धूम्रपान छोड़ने के लिए कुछ एक टैबलेट्स ऐसी आती है, उसको जैसे ही आपको लगता है कि जो एडिक्टेड होते हैं उनको लगता है कि हमें स्मोकिंग करनी है, तो उनको एक छोटी सी टैबलेट देते हैं। ये जो दवाएं ये उनके लिए है जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर जिसको छोड़ना है तो उसको लिए एक छोटी टैबलेट आती है, वो उसको मुंह में चूसते रहते हैं थोड़ा, जैसे अपना ये होता है, ये वाली गोलियां होती है ना जो अपना, नहीं नहीं, जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो वैसे भी अपना खांसी वासी में जो आदमी चूसते रहता स्ट्रेप्सिल। है, हाँ इस तरह की कुछ ऐसे होती हैं छोटी गोलियां। तो उनको देते कि जब आपको स्मोकिंग का मन करे आप उसको मुंह में डाल लो, तो ओके। आप उसको थोड़ी देर तक वो रखो, उसका छोड़ने के कोई लिए साइड प्रयास है। इफेक्ट नहीं होता? नहीं, उसका कोई साइड इफेक्ट अभी नहीं होता, लेकिन ज्यादा लेने पर हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा केमिकल होता है ना जिसके कारण उसको लगता है कि हाँ थोड़ा रहे। तो लेकिन नाम स्टेप्सिल बताया मैंने, स्टेप्सिल जैसा ही कुछ होता है, उसको सिर्फ मुंह में रख के टॉफी की तरह उसको चूसते रहते हैं। जी।
लेकिन जो दवाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, ब्रोंको डायलेटर दवाएं जो है इस तरह का, ये हमारा जब बीमारी बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर धूम्रपान से, तो उनके लिए दवाएं कि उनको थोड़ा आराम मिल जाए, बस खत्म नहीं होती लेकिन ये बीमारी। और ये ऑक्सीजन थेरेपी क्या है मैम, ये प्राणायाम? ऑक्सीजन ऑक्सीजन थेरेपी, हाँ, उनको थोड़ा ऑक्सीजन पे रखते हैं या फिर उनको सीधा श्वास खींचना जरूरी होता है, तो थोड़े दिन उनको ऑक्सीजन पे रखते हैं कि थोड़ा उनको ऑक्सीजन दी टाइम टू टाइम की भाई इतनी देर उनको ऑक्सीजन दी, जिससे कि उनके फेफड़े काम करना शुरू कर दे, जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम ऑक्सीजन थेरेपी में मस्ट आता है। जी गहरी मैं सांस लेना हम उसे उसमें अपने योगा में प्राणायाम कहते हैं, वैसे उसको कहते हैं गहरी सांस लो, गहरी सांस से छोड़ो। मैम जी, जय श्री कृष्णा। मैम जैसे कि अगर रोज रोज अगर कोई धूम्रपान करे तो पहले हमारे शरीर में कौन से पार्ट गला, खराब होगा? सबसे पहले हमारा गला खराब होगा, हाँ गला, हाँ क्योंकि श्वास हाँ। जाता हमारे गले से जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे गला और सीधा हमारे फेफड़े, गले के साथ हमारे फेफड़े हैं, श्वास नलिका के साथ जो जाते हैं हमारे फेफड़े। उसके बाद हमारे फेफड़े बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, देर नहीं लगती इनको प्रभावित होने में, इन पर बैड इफेक्ट्स आने में, बहुत जल्दी, धीरे धीरे फेफड़े खांसी मतलब होना। फुसफुस ना मैम? फुसफुस? नहीं नहीं, फुफ्फुस, फुफ्फुस होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, जो हमारे हृदय से फेफड़ों तक साफ रक्त को लेके जाती है और हमारे तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को। फेफड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैम? लंग्स। लंग्स, हाँ हाँ ठीक जी, है। ठीक है। ओके मैम। हाँ हाँ। निमोनिया क्या है? निमोनिया एक फेफड़ों का संक्रमण है जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है, जिसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़ता है। तब यह होता है जब किसी संक्रमण के कारण आपके फेफड़ों में हवा की थैली, अ, आपका डॉक्टर उन्हें एल्वियोली कहेगा, द्रव या मवाद से भर जाती है। मतलब वो जो थैली है उसके अंदर पानी भर जाता है। हाँ, यही यही बीमारी चिकनगुनिया में बहुत सारे मरीजों में देखी थी हमने, कि उनकी हम्म। एल्वियोली में उस वहां पे पानी या फिर उनमें पस भर जाता था, श्वास जी। लेने से जो आसपास जमा होता था या श्वास लेते थे उसको वो ऑक्सीजन में नहीं परिवर्तित हो पाता था, कार्बन डाइऑक्साइड जो था, तो इस तरह की वहां पे दिक्कत हो जाती थी। हम्म। तो निमोनिया में भी यही दिक्कत होती। इससे आपके रक्त प्रवाह में जाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन में सांस लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। फेफड़ों का यह संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 से अधिक उम्र के लोगों को इसका अधिक खतरा होता है। इसका कारण यह है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इससे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकती। निमोनिया का एक या दोनों फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके लिए इससे पूरी तरह अनजान हो सकते हैं। डॉक्टर इसे वॉकिंग निमोनिया कहते हैं। कारणों में बैक्टीरिया, वायरस और कवक शामिल है। यदि आपका निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस का परिणाम है, तो आप इसे किसी और को फैला सकते हैं। जीवन शैली की आदतें जैसे सिगरेट पीना और बहुत अधिक शराब पीना भी आपके निमोनिया होने की संभावना को बढ़ा सकता है। निमोनिया संक्रमण। पर आज अभी यहीं रुकेंगे। आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं और इसे पूरी तरह अनजान भी हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप इसे जल्दी से, आप निमोनिया से ग्रस्त भी हो सकते हैं और इससे पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं। इसका कारण, इसका पूरी तरह ठीक कैसे होंगे? अपनी थोड़ी सी जीवन शैली में अपनी आदतें, अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ना, और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो उसे छोड़ना, और श्वास ऑक्सीजन वाली थेरेपी को लेना, और ठंडी चीजें ऐसी ना लेना जिससे कि हमारा गला खराब हो, और ज्यादा से ज्यादा ठंड से बचना,
ये 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और 60 साल से उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने पढ़े श्वसन तंत्र के से संबंधित होने वाली बीमारियों को हम पढ़ रहे हैं, हमने परिसंचरण तंत्र को पढ़ा, और एक हमारा फिर अगला आता है एक तंत्रिका तंत्र, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ा। एक आता है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिससे हमारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में हमारे शरीर का और बाहर के वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है। जो भी हमारे शरीर के अंग हैं उनका और बाहर के वातावरण से हमारा जिससे संबंध स्थापित होता है, जिसे हम हमारा शरीर बाहर के वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है, सर्दी गर्मी बरसात और बहुत सारी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त कर लेता है, उसे कहते हैं लसिका तंत्र। जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे शरीर के अंतःस्रावी जो भी ग्रंथियां हैं, जैसे है हाइपरथायलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, जो सारे इन सबको कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से जोड़ता है और उनको नियंत्रित रखता है। इसके बाद आता है हमारा तंत्र, जो हम पढ़ रहे हैं ना, श्वसन तंत्र, हमारे शरीर के संस्थान जिसके अंदर हमारा शरीर सुचारू रूप से हमारे पूरे ऑर्गन्स मिलके बने हैं, जिसे पूरा हमारा शरीर मिला है। परिसंचरण तंत्र हमने पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, और आज हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। मैंने लसिका तंत्र के बारे में और बताया। फिर एक है हमारा उत्सर्जन तंत्र, जिससे हमारे शरीर के चयापचय वाले उपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, जैसे मलद्वार या मूत्र नली। ठीक है, रक्त की मज्जा और रक्त को नियंत्रित करने वाला परिसंचरण तो ये तंत्र होता है। उसके बाद आता है हमारा कंकाल तंत्र। जो भी हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, बड़ी जो हड्डियां हैं, बाकी रीढ़ की हड्डी सब ये सब मिला के, तो इसके ढांचे को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर को मांसपेशियों की सुरक्षा देता है। देखते हैं कि कोई भी सीधी चोट लगती है या हल्की ठेस लगती है तो उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हड्डियां जो हमारी मांसपेशियों की रक्षा करती हैं और हमारे शरीर को ये कंकाल तंत्र क्या है, गति देता है। अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे हमारे, लेकिन हमारे जॉइंट्स हैं, हमारी हड्डियां वो हमें चलती हैं, हमारा हाथ हमारा मूव करता है, हमारा मस्तिष्क उसे नियंत्रित करता है, और हाथ हमारा मूव करता है, हम सामान लेते हैं या हम अपने जो भी दैनिक हम काम करते हैं, ये हमारा कंकाल तंत्र के मूवमेंट पर है। इसके बाद आता है हमारा मांसपेशीय तंत्र, जो हमारे कंकाल तंत्र के ऊपर उसकी हमारी हड्डियों की सुरक्षा करता है, और हमारे हृदय है, उसके हृदय है, हमारे लंग्स हैं, उनमें उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके आसपास जो भी मांसपेशियां होती हैं। फिर आती है हमारे मांसपेशीय तंत्र के अंदर आती है हमारी हृदय की मांसपेशियां और हमारी धमनियां और हमारी शिराएं, हमने पढ़ा था इन सब के बारे में। ठीक है, आप इसे एक बार घर पे अपने आप जरूर पढ़िए। ये कोई ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, बीमारियां हैं और बीमारियों के बारे में बताया गया। इसके शुरू के 2-3 चैप्टर जो थे वो थोड़ा सा थे। अगर उनमें से भी कोई क्वेश्चंस होता है तो आप अपने क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर उसे किसी क्लास में भी लास्ट के टाइम में हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।